हाय गाइस, हमारे चैनल सेपई का छोरा स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज मैं जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 31 अक्टूबर 2021 को AIV 16 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। सेट कोड बी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्राइमरी जो स्टॉपल है का फैसला कहाँ किया गया था। तो ये जो है इसमें केस दिए गए हैं। केस के बारे में बताया गया है कि सरकारी यानी कि जो प्राइमरी स्टॉपल है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो केस है हमारा वो ऑप्शन हमारा सी सही है, यानी कि पूनामी ऑयल मिल्स था उसके बारे में है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें बताया गया है अनुबंध की निराशा भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो ये हमारा जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन है 56, यानी कि धारा 56 में बताया गया है 56। तो उसमें जो है अनुबंध की निराशा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 जो है किससे संबंधित है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम जो है इसकी अनुसूची जो है किससे संबंधित है उसके बारे में बताया गया। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची के बारे में है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें बताया गया है यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में किस दफ़ा में उपलब्ध है। यानी कि जो आर्टिकल 19 है उसमें कुछ क्लाउज दिए गए हैं। तो इन क्लाउजों में जो है निवास की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है कि मतलब व्यक्ति जो है कहीं भी रह सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है। तो वो कौन से क्लाउज में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, क्लाउज नंबर 1A। आगे बढ़ते हैं। अब आता है यानी कि साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है, यानी कि एडमिशन को। तो एडमिशन को कौन सी धारा में डिफाइन किया गया है। तो एडमिशन हमारा सेक्शन 17 है, यानी कि 17 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारियों को जांच के रिकॉर्ड्स को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको जो है रिकॉर्ड जो है रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ऐसे कौन सा केस है जिस केस में ये कहा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा यानी कि ये सही है। तो ये कर्नाटक राज्य बनाम जो है यारप्पा रेड्डी के केस में ये जो है डिसीजन लिया गया था, उसमें जो है बताया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, सीपीसी जो है द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है तो वो जो है कैसे जो रिकवरी का जो टाइम होता है, यानी कि जो उसकी वसूली जो की जा सकती है उसकी मतलब कौन से समय के भीतर जो है प्राप्त की जा सकती है। तो उसका जो समय होता है वो विदिन 6 मंथ यानी कि 6 महीने के भीतर जो है प्राप्त की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसमें बताया गया है LARR अधिनियम के अधीन तो सुधार और पुनर्वासन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति LARR अधिनियम में कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो कमिश्नर की नियुक्ति जो है हमारी राज्य सरकार करती है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है, राज्य सरकार द्वारा। अब हमारा क्वेश्चन 9 है, इसमें बताया गया है रेल कर्मचारियों की यानी कि रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का जो भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो है हमारा ऑप्शन
दिए हुए हैं। ए में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, उसके बाद दिया है वेतन भुगतान अधिनियम यानी 1936, और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम जो है इसमें तो होगा ही नहीं। अब हमारा आता है ऑप्शन डी यानी कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1986, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो है ए ही सही होगा, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, तो ये सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। तो इसमें बताया गया है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1930 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता, यानी कि जो स्थायी विकलांगता है उसमें जो है रेलवे की तरफ से कितना न्यूनतम हर्जाना दिया जा सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 1,40,000 रुपये, यानी कि 1,40,000 रुपये दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ, यानी कि एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है। तो ये जो है आईपीसी की कौन सी धारा में है, ये आईपीसी की धारा जो है 216 के बारे में बताया गया है। यानी कि 216 में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति भागा हुआ है, यानी कि किसी की शरण से भागा है या शरण देना, जो व्यक्ति भागा है उसको किसी व्यक्ति द्वारा छुपाया जाना, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 216 के तहत दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। 12 में बताया गया है द मैग्जम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिमेंसिट रिया मीन्स, यानी कि सूत्र वाक्य एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिमेंसिट रिया का अर्थ क्या है। दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। इसका जो ऑप्शन है हमारा 12 का ए ही सही है, दोषी मन के बिना कोई अपराध, आपका मन दोषी होगा तो अपराध के लिए सोचेंगे, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए सही है। अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन 13 की। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, इसमें केस बताया गया है, केस डिसीजन हुआ था। तो धारा 73 जो है कौन से केस में निर्धारित है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सी सही है, हेडली बनाम बैक्सनडेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जो है 14, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है। यानी कि ये जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का है। तो इसमें जो है हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो जो है सेक्शन 7 तो है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन हमारा जो है बी सही रहेगा, ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा, यानी कि सेक्शन 8 धारा 8 में बताया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा। यानी कि मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो आचरण है भौतिक होगा। जीवन का परिवर्तन, बी ऑप्शन है न्याय की चोरी, डी है डर कांपना, और डी ऑप्शन जो है हमारा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन जो है 15 का जो ऑप्शन है हमारा डी सही होगा, ऑप्शन ए हमारा डी सही होगा, यानी कि जीवन का परिवर्तन भी होगा, न्याय की चोरी भी, और डर कांपना भी होगा। तो यानी कि सभी ऑप्शन सही है हमारे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सीपीसी की जो है धारा 10 के प्रावधान में क्या बताया गया है। तो जो सीपीसी की जो धारा है यानी कि 10 है, तो उसमें जो ऑप्शन है हमारा वो जो है मैंडेटरी है, ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है, मैंडेटरी है, आवश्यक है। अब हम बात करते हैं 17 की तरफ, यानी कि इसमें बताया गया है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किस में निहित है। तो ये जो है सीपीसी यानी कि रेस जुडिकाटा जो है वो सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 का जो है यानी कि इसका जो ऑप्शन है हमारा बी सही है, ये स्पष्टीकरण 4 में, यानी कि धारा 11 की स्पष्टीकरण 4 में दिया हुआ है रेस जुडिकाटा का बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय ने जो है किस मामले में पलट दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय है
दिल्ली उच्च न्यायालय का एक प्रसिद्ध जो है केस था उद्घोषणा के बारे में। तो इसमें जो है धारा 377 का यानी कि 377 की जो संवैधानिकता है उसकी जो निर्णय दिया गया था उसको जो है पलट दिया। तो इस केस में ज़्यादातर लोगों ने गलत किया है, क्योंकि जो इसका डिसीजन हुआ था वो नाज फाउंडेशन बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की दिल्ली सरकार में हुआ था, यानी कि नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी की दिल्ली सरकार, इसमें निर्णय हुआ था। परंतु इसकी जो है संवैधानिकता को उल्टा है यानी कि पलटा है, वो जो है हमारा कौन सा केस है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 18 का हमारा डी सही है, यानी कि सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। यानी कि सीधी इसमें बता सकते हैं कि ये जो केस था हमारा नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी की दिल्ली सरकार, यानी कि ये जो है इस केस में डिसीजन हुआ था। तो धारा 377 की संवैधानिकता को इसको जो है इस वाले केस में पलट दिया है, यानी कि इसमें सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो ऑप्शन जो है डी सही है। इसमें लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 19 की, यानी कि एक मध्यस्थता कार्रवाई, यानी कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो कौन सी कार्रवाई है। तो सीधी इसमें जो है ऑप्शन हमारा वी सही है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि एक न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये एक अर्ध न्यायिक कार्रवाई है। बात करते हैं क्वेश्चन 20 की, तदर्थ मध्यस्थता क्या है, यानी कि एड हॉक आर्बिट्रेशन क्या है। तो जो तदर्थ मध्यस्थता है वो क्या है, इसका ऑप्शन हमारा यह कार्रवाई, ये ऑप्शन बताता है यह एक कार्रवाई है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती हैं। कानून और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती हैं। मध्यस्थता की मोर भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, ए बी सी और ये जो है तीनों ही सही हैं इसमें। बात करते हैं निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है, मेंस प्रॉफिट, यानी कि मेंस प्रॉफिट जो है कौन सी धारा में डिफाइन किया गया है। तो ये जो है हमारा सेक्शन 212 में है, यानी कि 212 धारा 212 में है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन 22 में बताया गया है, एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है, यह कहा गया था। मतलब कौन से केस में ये बताया गया है, इस डिसीजन को जो है कौन से केस में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ओपी शर्मा वाला है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसमें जो है ऑप्शन हिकमत अली खान तो है ही नहीं। अब हम बात करते हैं बी की, तो ओपी शर्मा, तो ओपी शर्मा जो है इसका ऑप्शन सही है, ओपी शर्मा बनाम हरियाणा राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 23 यानी 23 नंबर। इसमें बताया गया है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। धारा 8 में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा बी सही है, यानी कि दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। क्वेश्चन 24, पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। रजिस्ट्रार को जो है कितने समय में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये जो है 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, साइबर कानून संबंधित है। तो साइबर जो क्राइम होता है वो इंटरनेट से संबंधित है और इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियों से, आईपीआर भी इंटरनेट से, ई कॉमर्स भी इंटरनेट है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, जिसमें बताया गया है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर यानी कि लागू होता है, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है किस पर है। तो ये तो जो है सीधी सी बात है, सभी निर्धारितों पर लगेगा, यानी कि इसका 26 का जो ऑप्शन है हमारा ए सही है। इसका जो ऑप्शन है ए सही है, सभी निर्धारित पर।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की। संविदात्मक यानी कि दायित्व बनता है, जो संविदात्मक जो दायित्व है वो बनता है वहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय है, यानी कि जहाँ पे विधिक संबंध बनाने का आशय हो वहीं पे बनता है। तो ऑप्शन हमारा भी सही है। 28 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है। मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है हमारा सेक्शन 23 में है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है हमारा वो जो है 23 सेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया। तो ये क्वेश्चन जो है 29 का जो ऑप्शन है हमारे कौन से केस में बताया गया है। इसका जो ऑप्शन है हमारा ए ही सही है, यानी कि रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। वेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है, यानी कि जो वेसल कन्वेंशन हुई थी वो किससे संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा डी सही है। खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। साइबर अपराध की प्रकृति है, तो जो साइबर अपराध है वो कैसी प्रकृति का है, किस प्रकृति का है। तो इसका जो है ऑप्शन साइबर अपराध तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, तो इसलिए ये अस्पष्ट है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 32 की। इसमें बताया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए वैवाहिक के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा सी सही है। सी ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन है हमारा सी सही है, किसी भी पक्षों को अनुमति देता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध संज्ञेय और जमानती, गैर संज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती। डी में बताया गया असंज्ञेय और जमानती। तो इसका जो 33 का जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही है। संज्ञेय है, यानी कि कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है। कठोर दायित्व का जो नियम है वो कौन से केस में बताया गया है। तो कठोर दायित्व का जो है रायलैंड्स बनाम फ्लेचर, ऑप्शन हमारा सी सही है, यानी कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर जो है इससे संबंधित है कठोर दायित्व का। अब हम बात करते हैं 35। अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया है, यानी कि लास्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बताया गया है वो कौन से केस में बताया गया है। तो लास्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो डेविस बनाम मान, जो ऑप्शन हमारा है ए सही है। डेविस बनाम मान के केस में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। निम्नलिखित में से यह किस बात में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा की 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे। तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किस केस में ये बताया गया है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी सही है, शेषी अम्बल बनाम थाऊ अम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, यानी कि प्राइवेट पर्सन जो है किसको अरेस्ट कर सकता है। तो उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध करता है। बी से ऑप्शन है उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है। सी में है उसकी उपस्थिति में समनीय अपराध करता है। डी में है उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या एक घोषित अपराधी है। तो जो ऑप्शन हमारा 37 का ऑप्शन जो है वो डी सही है।
इसमें बताया गया उसकी उपस्थिति में कोई अगर अपराध करता है तो या वो लगे कि ये जो है घोषित अपराधी है तो प्राइवेट पर्सन भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 है, गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? तो गिरफ्तारी का वारंट जब जिस कोर्ट द्वारा या जिसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, जब तक उसके द्वारा निष्पादित या रद्द ना किया जाए तब तक वो जारी रहता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, इसमें बताया गया है आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर हो गई, यानी कि एडिशनल इसमें डेप्रिसिएशन के बारे में बात करी गई है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो क्या है? तो इसकी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है वो 20% होती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन यानी कि 20%। तो ऑप्शन हमारा वी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 40 की, यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी कि ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी में है राजेंद्र प्रसाद, डी में है बी.एन. राव। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए ही सही है। ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया? जो फंडामेंटल राइट है यानी कि राइट टू द प्रॉपर्टी, इसको जो है हटा दिया गया है। ये जो है किसकी सरकार में हटाया गया है, ये ऑप्शन में पूछ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन इसका जो है 41 का डी सही है। डी ऑप्शन हमारा सही है। मोरारजी देसाई, तो इसको जो है हटा करके आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है, जिसे संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है, जो पहले हमारा मौलिक अधिकार था 1978 से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की बात करते हैं, जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? यह स्वीकारोक्ति की वह डकैती थी, यह स्वीकारोक्ति की आरोपी ने इसमें भाग लिया, यह स्वीकारोक्ति को उसे संपत्ति का हिस्सा मिला, इस बारे में बयान की संपत्ति कहाँ है? तो इसमें जो है 42 में हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। फर्स्ट में बताया गया है यह स्वीकारोक्ति के वहाँ एक डकैती थी, और ये भी सही है। इसमें यह स्वीकारोक्ति के आरोपी ने इसमें भाग लिया। और थर्ड में इसमें बताया है यह स्वीकारोक्ति की उसे संपत्ति का हिस्सा मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की बात करते हैं, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि क्या है? 43 का ऑप्शन ए में बताया गया है 6 माह, बी में बताया गया है 10 माह, सी में बताया गया है 12 माह और डी में 18 माह। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो सी सही है, यानी कि 12 माह। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 में बताया गया है एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सज़ा दे सकता है, तो उसको जो है कितने समय तक वो जो है कारावास की सज़ा दे सकता है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो। तो इसका जो है ऑप्शन हमारा ए सही है। 7 साल से अधिक नहीं, यानी कि 7 साल तक दे सकता है, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस, यानी कि प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? 45 यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें जो है डी सही है। ऑप्शन हमारा डी सही है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी ऑप्शन है ए बी सी सभी सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही है 45 का। 46 की बात करते हैं, रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा हुआ है? तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 46 का जो ऑप्शन है हमारा डी सही है। तो इसमें बताया गया है सरसरी के बारे में बताया गया है, जो रिट सरसरी होती है वो रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार है। 47 की बात करें, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। तो जो 47 है हमारा उसका ऑप्शन हमारा सी सही है। सेक्शन जो है 9 में बताया गया है, धारा 9 जो है न्यायालयों को आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताती है। 48 बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ क्या है?
तो इसमें जो है बी ऑप्शन है हमारा, इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन है, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। यानी कि ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और उसमें जो है भारत की सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा राइट नहीं है जो उसमें कुछ अपनी टिप्पणी कर सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की। 49 नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्या अर्थ है। पीआईएल जो है निजी हित के लिए नहीं होती है, ये जो है जनहित यानी कि लोगों के हित के लिए होती है। तो 49 का जो ऑप्शन है हमारा डी सही है, क्योंकि इसके जो ABC ऑप्शन है ये सभी सही हैं। निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना और परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना। कहने का मतलब ये है, ये दुरुपयोग है। ये अगर अपने निजी हित में यूज करोगे तो इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए ये जो जनहित याचिका है लोगों के हित के लिए होती है, जिसमें सार्वजनिक याचिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 है। तो इसमें बताया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अवैधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। ए शरीर, बी मन, सी जो है प्रतिष्ठा। यानी कि इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है, इसमें जो है सभी सही हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 51 की। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा बी सही है। बी ऑप्शन में बताया गया है, एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साक्षी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। ऑप्शन बी सही है 51 का। अब हम बात करते हैं 52 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेनोवा मुकदमा के लिए सही है। तो इसमें जो है 52 में जो हमारा ऑप्शन है वो बी सही है। एक यानी कि डेनोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि एक जो जिनोवा मुकदमे हैं उसमें अंतिम उपाय होना चाहिए। तो 52 का जो ऑप्शन है हमारा वो भी सही है। अब हम बात करते हैं 53 की। 53 क्वेश्चन जो है, राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल क्या है। तो विशिष्ट राहत अधिनियम में यानी कि अध्याय और यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन हमारा डी सही है। इसमें जो है कुल 8 अध्याय हैं और 44 धाराएं हैं, जिसमें से 42 रह गई हैं, 2 को निश्चित किया गया है, लेकिन काउंटिंग बेस पे 44 है। बात करते हैं क्वेश्चन 55 की 55 की। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो जो 55 क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है हमारा वो हमारा सी ऑप्शन सही है, JS वर्मा, यानी कि जस्टिस JS वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56 की। दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध यानी कि जो नॉन कॉग्निजेबल है वो कौन से तरीके के होते हैं। असंज्ञेय अपराध हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारा 56 में बताया गया है नॉन कॉग्निजेबल में क्या क्या है। तो इसमें 56 का जो है यानी कि ये निजी गलतियां यानी कि प्राइवेट रॉन्ग बताती है, प्राइवेट रॉन्ग, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध जो हैं वो निजी गलतियां, ऑप्शन बी। बात करते हैं 57 क्वेश्चन 57। इसमें बताया गया है आर्टिकल 15 मात्र के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 57 में इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए सही है, सेक्स यानी कि लिंग। अब हम बात करते हैं 58 की। प्रवेश को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो एडमिशन है कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। तो 58 का जो ऑप्शन है हमारा डी सही होगा, क्योंकि ये जुडिशियल भी होगा और एक्स्ट्रा जुडिशियल, तो ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, बोथ ए एंड बी।
हम बात करते हैं 59 की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है, यानी कि जो धारा 66 है इंडियन एविडेंस एक्ट की क्या निर्धारित करता है, तो इसमें 59 में जो ऑप्शन है हमारा डी सही है। इसका ऑप्शन है डी, यानी कि उपरोक्त सभी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, यानी कि मैक्सिम रेस स्पालोक्यूटर का अर्थ क्या है। तो 60 जो क्वेश्चन है 60, इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है, यानी कि द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, वस्तु स्वयं बोलती है, ऑप्शन ए सही है। 61, एक जनहित याचिका दायर करें, जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ है। तो जनहित याचिका के लिए जो 61 क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन, केवल निजी हितों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, ये जो है एक गलत तरीका है। तो निजी हितों में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। 62 की बात करें, क्वेश्चन 62, तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम क्या होता है। तो तुच्छ जो जनहित याचिका दायर करने का जो परिणाम होगा वो क्या है कि ऑप्शन ए में बताया है, केसों का बोझ बढ़ना, बिल्कुल सही। संसाधनों का अपव्यय, ये भी सही है। अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता, तो इसमें ऑप्शन ए बी सी सभी सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा डी सही होगा। इसका जो ऑप्शन है हमारा डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की। इसमें बताया गया है, जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयास करता है, क्या जेड किसी अपराध का दोषी है। क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि वह जेड स्वचित्त का होता। तो इसमें ऑप्शन 63 का जो ऑप्शन है हमारा 63 का ऑप्शन इसमें ए में बताया है कि जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है, और यदि जेड पागल है तो वह एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। 63 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 64 की। तो 64 में जो है दिया हुआ है कि सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो सीआरपीसी की धारा 109 है, इसमें जो है संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जो अच्छे व्यवहार है उसकी सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए, यानी कितनी अवधि के लिए जो है निष्पादित नहीं किया जा सकता है। तो कितनी अवधि है वो, तो 64 का जो हमारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें, यानी कि 1 ईयर, 1 वर्ष का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में बताया गया है, सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को में हटा दिया गया है, यानी कि ये जो है 2001, ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। इसका 65 का ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा, 2001। बात करते हैं विप्पो, यानी कि विप्पो स्टैंड फॉर, यानी सबका क्या अर्थ है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा वी सही रहेगा। विप्पो जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। 67 की बात करें तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई है, उनके परिवार के सदस्य किसके तहत मुआवजा का दावा कर सकते हैं। तो जो 67 है उसमें बताया गया है कि या तो वो मोटर वाहन अधिनियम में, और दूसरा है हमारा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। तो कहने का मतलब ये है ए भी सही है बी भी सही है, यानी कि या तो वो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कर सकता है या फिर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत। तो इसमें आइदर वी आइदर ए आइदर बी, इसमें जो ऑप्शन है हमारा डी सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। इसमें बताया गया है, बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 में जो ऑप्शन है हमारा बताया गया, कास्टिंग काउच का मतलब है ये हमारा सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या के लिए बनाया गया हो। तो इसमें जो मोटर कैब जो शब्द जोड़ा गया है, मोटर कैब में एक ड्राइवर होता है और इसमें जो है चालक को छोड़कर 69 जो ऑप्शन है हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा जो है डी सही है। ऑप्शन हमारा जो है डी सही है। इसमें जो है चालक को छोड़कर यानी कि 6 यात्री जो है चालक को छोड़कर 6 यात्री होते हैं कैब में, मोटर कैब में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 यानी कि 70। तो इसमें बताया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना है, कितने ये सदस्यों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन इसका बी सही है। इसे 5 मेंबर यानी कि 5 सदस्यों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए सही है, इनकी 18 मई 1955 से जो है ये लागू हुआ है। अधिनियम जो है 18 मई 1955 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसमें बताया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बीसीआई की तरफ से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 72 सी, ये जो बीसीआई की तरफ से ये क्वेश्चन दिया है इसमें गलत है, क्योंकि इसमें जो तरवाड़ और तवाजी, कुटुम्बा, कबरू और इलोम, इसमें सभी में जो है एक सभी संपत्तियां आती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। ऑप्शन हमारा जो है डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 73 की। आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह बात प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा डबल कॉपी का रहता है। डबल कॉपी इसमें है नहीं, 2 कॉपी। तो इसमें एक तो सिंगल हो गई और दूसरी डुप्लीकेट। तो इसको मिला के ऑप्शन इसका बी सही है, डुप्लीकेट कॉपी। ऑप्शन हमारा बी सही है, डुप्लीकेट कॉपी। 74 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताया गया है यानी कि आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक, यदि नोटिस देने में चूक हुई तो क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा निष्पादन को रद्द कर देती है। इसका 74 का ऑप्शन ए सही है, यानी कि निष्पादन को रद्द कर देती है। 75 में बताया गया है जहाँ किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए अधिनियम के तहत भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है। सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री की अवधि के लिए असंतुष्ट न हो। तो 75 का जो ऑप्शन है हमारा ये 3 महीने की तारीख तक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, इसमें डिक्री की तारीख से 3 महीने तक। बात करते हैं 76 की। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन 76 का ऑप्शन सी रहेगा। इसमें जो है आर्टिकल 22 यानी कि आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसका जो ऑप्शन है हमारा ए सही है। ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये जो है मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग यानी कि संशोधित किया गया है। 78 का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो वी रहेगा, सेक्शन 5 यानी कि धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, यानी यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन हमारा 79 का बी सही है, 79 का बी यानी कि 14 दिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की। अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन 80 है
तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा सी ऑप्शन रहेगा, यानी कि सेक्शन 35। सेक्शन 35 में जो है अधिवक्ताओं के कदाचार के लिए दंड के बारे में प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? तो क्वेश्चन 81 का जो ऑप्शन है हमारा वी सही है, 304A में, धारा 304A में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, ए जो है बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत को पेशकश करता है, वी रिश्वत स्वीकार करता है। तो जो बी जो है रिश्वत स्वीकार करता है तो वो आईपीसी की कौन सी धारा में दंडित होगा? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि धारा आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया गया है। 83 नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है, व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन may बी ग्रांटेड। 83 का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन हमारा डी रहेगा, 83 का ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? जो क्वेश्चन हमारा 84 है इसमें बताया गया है डी सही है ऑप्शन इसका, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी, या तो महिला पुलिस अधिकारी या फिर कोई महिला अधिकारी जो है उसके केस को सुनेगी, उसको नोट करेगी डायरी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत 85 यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत ए ऑप्शन सम्मन मौखिक हो सकता है, बी में बताया गया है कॉरपोरेट संस्थाओं को सम्मन जारी नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन बताया सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेजों वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं, डी में बताया जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन किया गया उसके नाम मिलने की स्थिति में नौकरी को सम्मन भेजा जा सकता है। तो 85 में हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही है, सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है, अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। अवकाश के दौरान जो है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस पद को धारण करता है? तो इसमें जो 86 का हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, यानी कि राष्ट्रपति। सिर्फ राष्ट्रपति जो है रक्षा सेवा में है, जो सिविल पद पर है अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है, वो अवकाश के दौरान भी धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? यानी कि जो भूमि अधिग्रहण जब होती है तो उस समय कितने व्यक्तियों की जो राय है, मतलब वो म्यूचुअल कंसेंट में होनी चाहिए। तो उसका जो 87 का जो हमारा ऑप्शन है वी ऑप्शन सही है, 70% लोग तो सहमति होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, इसमें बताया गया है एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी। तो क्वेश्चन हमारा 88 है, इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, इसमें जो है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके। तो इसमें जो है ट्रेडमार्क ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ट्रेडमार्क यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में बताया गया है मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थम कार्रवाई के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा सेक्शन वी बोस, ऑप्शन बी, ऑप्शन हमारा है बी, यानी कि 21 धारा 21। तो धारा 21 जो है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थम कार्रवाइयों के प्रारंभ होने से समय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि क्या है? तो 91 का जो ऑप्शन है हमारा वो सी ऑप्शन सही है, 91 का सी ऑप्शन सही है, यानी कि वार्षिक मूल्य का
3/10। बात करते हैं 92 नेक्स्ट क्वेश्चन की। तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन सही है, यानी कि ये सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है। 93 नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 93 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको दे दी गई है? कानून बनाने की जो शक्ति है वो हमारे पार्लियामेंट के पास होती है। ऑप्शन हमारा डी सही है, संसद। 94 जो है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि इसमें जो है कौन सा जो है हमारा गलत है 94 का? तो इसमें जो है सी ऑप्शन है हमारा, जो इसमें है सी ऑप्शन, ओनली थर्ड। यानी कि इसमें बताया गया है 94 का जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। इसमें बताया गया है एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। तो 95 में बताया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। 95 का जो ऑप्शन है हमारा बी सही रहेगा, यानी कि धारा 89 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट जो है कम इनटू फोर्स, यानी कि ये कब जो है लागू हुआ था? 96 का ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। 1 सितंबर 1872 से इंडियन एविडेंस लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 97। तो 97 जो है इसमें बताया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार 315 के प्रावधानों के अनुसार संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमति हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसमें जो है हमारा नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है। 97 का हमारा सी क्वेश्चन सही है, सी ऑप्शन सही है। 97 का सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है। तो फर्स्ट में बताया गया है कि एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यों के लिए। सेकंड में बताया गया है संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमति हो सकता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। 98 है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही सही हैं। ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। 98 का ऑप्शन डी सही है। अब आता है 99 नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? तो 99 का जो ऑप्शन है वो किस केस में सबसे ज़्यादा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय। तो जो महत्वपूर्ण निर्णय है, यानी कि जो मेनका गांधी का जो निर्णय दिया गया था तो उसमें जो है क्या निर्णय दिया गया था? तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा 99 का? तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, यानी कि सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनवाई का अधिकार के बारे में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में ये निर्णय जो है दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 की। अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है ए सही रहेगा, यानी कि 19 मई 1961। इस प्रकार ये जो है 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हमने आपको बता दिया है। बाकी का ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है लिखा हुआ है, आपको जो भी सूटेबल हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।